मेरा नाम प्राची है। मेरा जन्म एक गरीब घराने में हुआ था। जब छोटी थी तभी मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चल बसे थे। मेरी माँ ने मुझे दूसरों के घरों में काम कर कर के पाला था। भगवान ने पैसा तो नहीं दिया था, लेकिन मुझे खूबसूरती दिल खोल कर दी थी। जो कोई भी मुझे एक बार देखता तो यकीन नहीं करता कि मैं इसी दुनिया की हूँ। जो कोई मुझे एक बार देखता तो दूसरी बार देखने की इच्छा जरूर रखता था। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अपनी माँ के लिए मुसीबत बनती गई, क्योंकि गरीब के घर में खूबसूरत होना एक जुर्म होता है। हर कोई मेरी खूबसूरती को पाना चाहता था, लेकिन इज्जत के साथ नहीं, बस अपनी हवस मिटाने के लिए। मेरी माँ मुझे दुनिया की नज़रों से बचाती रहती थी। जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था, मेरी माँ को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द मैं अपने घर की हो जाऊं और उनकी चिंता ख़त्म हो जाए। उन्हें कुछ अपनी सेहत का भी डर लगा रहता था, क्योंकि मेरी माँ बीमार रहती थीं। वो सोचती, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरे लिए रिश्ते तो बहुत आते थे, लेकिन हमारे जैसे गरीब घराने से ही आते थे। लेकिन मेरी माँ मेरी शादी एक अच्छे घर में करना चाहती थीं। वो नहीं चाहती थीं कि मेरी बेटी ने अब तक भी दुख उठाए और शादी के बाद भी दुख उठाए। रिश्ता कराने वाली से कहती कि मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है, ऐसे ही किसी अरे गहरे के घर में मैं अपनी बेटी नहीं दे सकती। और फिर बहुत कोशिशों के बाद मेरा एक रिश्ता आ ही गया। लड़के वाले बहुत अमीर थे। वो 7 भाई थे। उनके पिता उनका साथ बहुत पहले ही छोड़ चुके थे। सातों भाई बहुत ही हैंडसम थे। मेरा रिश्ता दूसरे नंबर वाले लड़के के लिए आया था। मेरी माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने अमीर घर का रिश्ता हमारे घर आया था। मैं भी हैरान थी कि इतने पैसे वाले लोग हम गरीब लोगों के घर में क्यों शादी करना चाहते थे। मैंने सुना था कि उनके घर में नौकरों की फौज है, गाड़ियों की लाइन लगी है, बैंक बैलेंस है, बहुत बड़ी कोठी है। मेरी सास बहुत ही मॉडर्न ख्याल की थी। जब मुझे देखने आई थीं तब मैंने देखा था बहुत ही मॉडर्न लिबास में मेकअप से लिपी पुती बैठी थीं। इस रिश्ते को लेकर मेरी माँ के पैर तो ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। बार बार मेरा माथा चूम रही थीं और मेरे अच्छे नसीब होने की दुआएं दे रही थीं। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास करा रही थी, क्योंकि खूबसूरत होना कोई ख़ास वजह नहीं थी। मेरी जैसी खूबसूरत लड़कियां उनके लेवल में भी मिल सकती थीं। फिर भला वो मुझ जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की से ही शादी क्यों करना चाहते थे। फिर मैंने अपने दिल को ये कहकर समझाया कि हो सकता है अमीर घराने की लड़कियां बहुत ज़्यादा नकचड़ी होती हैं और वो अपने ससुराल वालों को तिगनी का नाच नचाती हैं। इसीलिए वो एक सीधी सादी लड़की से शादी करना चाहते हों, जो कि उनके पूरे परिवार को बांध कर चले। मेरी मंगनी का दिन भी आ गया। मंगनी वाले दिन मेरी ससुराल वाले बहुत ही कीमती सामान लेकर आए थे। ऐसी ऐसी चीज़ें लाए थे जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी और ना ही कभी इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। एक से एक कीमती गहने और कपड़ों के ढेर लेकर आए थे। मेरे मोहल्ले वाली लड़कियों ने जब देखा तो दांतों तले उंगली दबा ली थी। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत ऐसे भी चमक सकती है। विश्वास तो मुझे खुद भी नहीं आ रहा था कि मुझे भगवान ने इतनी अच्छी किस्मत दी है। एक हफ्ते बाद ही शादी भी हो गई। शादी पर भी मेरे ससुराल वाले बहुत ही कीमती सामान लेकर आए थे और हमसे कोई दहेज भी नहीं लिया था। मैं एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर अपनी ससुराल आ गई। ससुराल आने पर मैं और भी ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि मेरी ससुराल में ये लग ही नहीं रहा था कि ये शादी वाला घर है। बहुत ही गिने चुने मेहमान थे। कुछ रस्मों के बाद मेरी सास ने मुझे एक सजे सजाए हॉल में बैठा दिया। हालांकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो इस हिसाब से मेरी सास को मुझे मेरे कमरे में पहुंचा देना चाहिए था। फिर मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, प्राची बेटा, हमारे यहाँ एक ख़ास रस्म होती है। उस रस्म के अनुसार दुल्हन को कमरे में भेजने की बजाय यहाँ हॉल में बैठाया जाता है और फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। पूरी रात काली पट्टी दुल्हन की आंखों पर बंधी रहती है और पूरी रात उसके इर्द गिर्द किन्नर लोग डांस करते हैं और अपनी शुभ आवाज़ में दुल्हन को दुआएं देते हैं। ऐसा करने से हमारे ख़ानदान की औरत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन अगर इस रस्म को नहीं किया गया तो औरत पूरी ज़िंदगी बांझ रहती है। अपनी मॉडर्न सास के मुंह से ये बातें सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुई थी, लेकिन मैं एक दिन की दुल्हन मैं क्या कहती, इसलिए खामोश रही। उन लोगों ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी, जिससे कि मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बस आसपास की आवाज़ें आ रही थीं। उन आवाज़ों में उन खोजाओं की दुआएं थीं या गाने, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस यही महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं। साथ साथ में उनके नाचने गाने की आवाज़ें भी मैं महसूस कर सकती थी। मैं बहुत देर तक ऐसे ही बैठी रही। फिर मुझे प्यास लगी।
मैंने पीने के लिए पानी मांगा। थोड़ी देर में किसी ने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया था। मैंने वो पानी पी लिया, लेकिन पता नहीं कैसा था वो पानी, ठंडा मीठा, जिसे पीते ही मुझे सुकून का एहसास हुआ था। दिमाग एकदम से रुक सा गया था। फिर पता नहीं कब वहीं बैठे बैठे मैं सो गई थी। सुबह जब आँख खुली तो मैं एकदम से उठ बैठी। मेरी आंखों से काली पट्टी हटा दी गई थी। अपने आसपास नज़र दौड़ाई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग थे जो मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, जिन्होंने अजीबो गरीब ड्रेस पहन रखी थी, अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहे थे। मेरे चीख सुनकर मेरी सास मेरे पास आई। मेरे आसपास बैठे सभी किन्नरों को मेरी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। सभी के करके बाहर चले गए। मैंने अपनी सास से कहा, ये सब क्या है और आपका बेटा यानी मेरा पति कहाँ है? मेरी सास मुझे तसल्ली देती हुई बोली, प्राची घबराओ मत, ये किन्नर लोग हैं, बहुत ही भाग्यवान होते हैं, इनकी दुआओं में बहुत असर होता है। 7 दिन तक तुम्हें यहीं हॉल में बैठाया जाएगा और ये लोग तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चे के लिए। 7 दिन तक तुम्हें इस रस्म को पूरा करना है, इसके बाद ही तुम अपने पति से मिल पाओगी। अपनी सास की अजीबोगरीब बात सुनकर मैं घबरा गई। इसका मतलब मुझे 7 दिन तक इन अजीबोगरीब लोगों को झेलना पड़ेगा। मैं 7 दिन तक अपने पति से नहीं मिल सकती। मेरा दिल बहुत बेचैन होने लगा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, मैं मजबूर थी। मैं एक दिन की दुल्हन भला मुँह खोलकर कैसे कह देती कि मुझे अपने पति के पास जाना है। अब मेरे पास ये सब करने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरे दिन भी मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया गया और मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी और मुझे हॉल में बैठा दिया गया। फिर से मेरे आसपास नाच गाने की आवाज़ें आने लगीं। बहुत तेज़ ढोल की आवाज़ें भी मेरे कानों में पड़ रही थीं। उन लोगों के कुछ गाने, कुछ बोलने की आवाज़ें भी आ रही थीं। मुझे बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मुझे फिर से नींद आने लगी और फिर मैं वहीं बैठे बैठे सो गई। सुबह उठी तो फिर से वही सब लोग मेरे आसपास बैठे हुए थे। उनके चेहरे देखकर मुझे दहशत होती थी। मेरा पूरा शरीर थकावट से चूर था। ऐसा लगता था कि जैसे पूरी रात मैंने कितनी मेहनत की है। फिर ऐसे ही करते करते पूरे 7 दिन तक ये ड्रामा चला। 8वें दिन मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। मैं अपने पति से अब तक नहीं मिली थी। मैंने अपनी सास से कहा, क्या सुमित से आज मैं मिल पाऊंगी? मेरी सास मेरी बात सुनकर हंस पड़ी, बोली, अरे बड़ी बेशरम लड़की हो, अपने पति से मिलने की बड़ी जल्दी है। अपने सास की बात सुनकर मैं शर्मा गई। मेरी सास मुझे बेड पर बिठाकर बाहर चली गई और मैं बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। आज 7 दिन के बाद मैं सुमित का इंतजार कर रही थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी कमरे के बाहर मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई। कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। आने वाला मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैंने घूंघट की ओर से देखा। आने वाला इंसान बहुत पुराने से कपड़े पहने हुआ था। देखने से दूल्हा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो आने वाला इंसान जल्दी से मेरे कानों के पास आया और बोला, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं। इससे पहले कि मैं उसको कुछ कहती या अपना घूंघट हटाती, वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई थी। पता नहीं कौन था। उसकी बात मेरे दिमाग में हलचल मचा रही थी। ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। कौन था वो, और वो मेरे ससुराल वालों को बुरा क्यों बता रहा था? आखिर सब मेरे साथ ये क्या हो रहा था? अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि मेरी सास दोबारा से कमरे में आई और मुझसे कहने लगी, देखो प्राची, अभी अभी मेरे गुरुजी का फ़ोन आया था। वो कह रहे थे कि जो रस्म हुई है अभी आधी अधूरी है, इसमें अभी और भी कुछ करना है। इसलिए तुम अभी सुमित से मिल तो सकती हो, लेकिन उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को शुरू मत करना। मेरी बात समझ रही हो ना? तुम्हें अभी तक कुंवारा ही रहना है। अपनी सास की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। ये भला कौन सी रस्म है जो पत्नी को पति से मिलने से रोक रही थी? हम दोनों की शादी हुई थी और यह हक हमें कानून ने भी दिया था और भगवान ने भी दिया था कि हम पति पत्नी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करें। फिर भला मेरी सास इन रस्मों के नाम पर हम लोगों को अलग क्यों कर रही थी? फिर थोड़ी देर के बाद मेरा पति सुमित अंदर कमरे में आया। उसने मुझसे मेरे हालचाल पूछे, 2-4 इधर उधर की बातें की और अपना बिस्तर अलग लगाकर सो गया। शायद उसे उसकी माँ पहले ही सब कुछ समझा चुकी थी। मैं भी बेड पर लेट गई। अब रोज़ ही ऐसा ही होने लगा। सुमित मेरे पास नहीं आता। हम दोनों कमरे में अलग अलग सोते थे। कभी कभी रात को वो लोग आते और मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर वही वाली पुरानी रस्म करते। मुझे अपने पति की हरकतें भी बहुत अजीब लगती थीं। जैसे जब वो नहाकर बाथरूम से बाहर आता तो घंटों शीशे के सामने खड़ा रहता और ख़ुद को सजाता रहता।
चीज़ें भी लड़कियों वाली इस्तेमाल करता था, जैसे हाथों में एक एक कड़ा, उंगलियों में अंगूठियाँ और कानों में ईयरिंग्स। सब लोग मेरे ऊपर कड़ी निगाह रखते थे, जैसे मुझे कहीं भी बाहर अकेले नहीं भेजते। अगर मेरा बाहर का कोई काम होता तो या तो सुमित मेरे साथ जाते या फिर मेरी सास। घर के बाहर की तो बात ही छोड़ो, मेरी सास मुझे घर के अंदर भी इधर उधर नहीं घूमने देती थी। बस मैं अपने कमरे तक ही सीमित रहती थी या फिर बाहर खाने की टेबल तक। उस घर में सब लोग ही अजीब हरकतें करते थे। सबकी हरकतें मेरे पति जैसी ही थीं, यानी कि मेरी सास के जितने भी बेटे थे सब जनाना हरकतें करते थे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी, सोचा थोड़ा बाहर निकल कर टहल लूँ। मैं कमरे से बाहर आई और घर में इधर उधर घूमने लगी। काफ़ी बड़ा घर था। मैं एक कमरे के सामने से गुजर रही थी, तभी मुझे अंदर से किसी की आवाज़ें आने लगीं। मैं उन आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगी। मैंने अपने कान दरवाजे से बिल्कुल सटा दिए थे कि तभी मुझे किसी ने हाथ पकड़कर खींचा। मैंने मुड़कर देखा, शायद वो घर का नौकर था। 28 से 30 साल की उम्र होगी, कद काठी भी अच्छी थी। मुझसे बोला, मेम साहब, इस घर की जासूसी मत करें, नहीं तो बच नहीं पाएंगी। शादी की पहली रात भी मैं ही आपके कमरे में आया था और आपको आगाह भी किया था कि जल्द से जल्द यहाँ से भागने की कोशिश करें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। नौकर अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी मेरी सास आ गई और गुस्से से बोली, मुकेश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। और प्राची, तुम अपने कमरे से बाहर क्यों आई? जाओ अपने कमरे में बैठो। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई, लेकिन मेरे कानों में मुकेश की ही बातें गूंज रही थीं। अब पता नहीं क्यों मुझे डर लगने लगा था। मेरे साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही थी। एक रात सुमित मेरे पास आया, कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। उसने मुझे एक साड़ी दी। उस साड़ी को देखते ही मैं परेशान हो गई। बहुत ही हल्की साड़ी थी और ब्लाउज तो बहुत ही छोटा था। मैंने कहा, मैं इस तरह के कपड़े नहीं पहनती। मेरी बात सुनकर सुमित बोला, लेकिन मुझे ये कपड़े पसंद हैं। मजबूरन मैंने वो साड़ी पहन ली। सुमित ने खुद ही अपने हाथों से मेरा मेकअप किया। सुमित मेकअप कर रहा था और मुझे हैरत हो रही थी। फिर सुमित मुझे इस तरह हैरान देखकर बोला कि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मुझे अच्छे से तैयार करके सुमित ने मुझे गाड़ी में बिठाया। मेरी सास पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई थी। सुमित ने मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधी। मैंने ऐतराज़ किया तो मेरी सास बोली, प्राची बेटा, मजबूरी है, हम तुम्हारी बेहतर ज़िंदगी के लिए ये पाठ कर रहे हैं, इसका पूरा होना बहुत ज़रूरी है। वो लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर न जाने कहाँ ले गए। थोड़ी ही देर में मेरे आस पास ढोल की थाप की आवाज़ें आने लगीं और किन्नरों के नाच गाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। लेकिन इस बार मैंने सोच लिया था कि मैं सच्चाई जानकर रहूँगी, क्योंकि पता नहीं मेरे सोने के बाद ये लोग क्या करते हैं। मेरी सास ने मुझे पानी पीने के लिए दिया तो मैंने वो पानी चुपके से गिरा दिया और सोने का नाटक करने लगी। वो लोग पता नहीं मेरे शरीर को अपने हाथों से छू छू कर क्या कर रहे थे। मुझे घिनाने लगी। मैंने चीख मारकर जल्दी से उठी और अपनी आंखों से पट्टी खोल दी। वो लोग मुझे इस तरह होश में देखकर एकदम से हड़बड़ा गए थे। एक खोजा मेरी सास की तरफ बढ़ा और कहने लगा, इस लड़की ने हमारी सारी विधि विधान को ख़राब कर दिया है। अब तुम्हारा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता। तुम इस लड़की को और अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ। अपने गुरुजी को इस तरह गुस्से में देखकर मेरी सास घबरा गई। मेरी सास उस खोजा की मिन्नतें करने लगीं। बहुत मिन्नतें करने पर वो खोजा बोला कि ठीक है, इस लड़की को 3 दिन बाद मेरे पास लेकर आना। उसके बाद सुमित और मेरी सास मुझे घर ले आए। अब वो लोग खुलकर मेरे सामने आ चुके थे। उन्होंने घर आते ही मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मैं समझ गई थी कि मैं गलत लोगों के बीच फंस गई हूँ। पता नहीं ये लोग कौन थे, चोर, डाकू या फिर माफिया वाले। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। शादी के बाद एक बार भी मैं अपनी माँ से नहीं मिली थी। बस कभी कभार सुमित मुझसे मेरी माँ से फ़ोन पर बात करा देता था। मैं उन लोगों के इरादे भांप चुकी थी। ये सारी बातें झूठी थीं कि ये पाठ करने से मैं माँ बन जाऊंगी। ये सब गलत था। शायद ये लोग कुछ और ही ड्रामा रच रहे थे। पता नहीं ये लोग मुझे किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उन लोगों ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया था। मैं चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही थी। मुझे उस नौकर की बात याद आने लगी। अगर उसकी बात मानकर मैं उसी समय भाग जाती तो शायद मैं इन लोगों से बच जाती। फिर अगली रात वही नौकर मुझे खाना देने मेरे कमरे में आया। उसे देखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। उस पूरे घर में वही मुझे अपना हमदर्द लगा।
मैंने रोते हुए कहा, मुकेश, मुझे बताओ ये लोग कौन हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुकेश बोला, मेम साहब, ये अच्छे लोग नहीं हैं। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, क्योंकि बड़ी मेम साहब ने मुझसे कहा है कि मैं आपको खाना दे दूँ। वो कहीं बाहर गई हुई हैं। उन्हें घर वापस आने में कम से कम आधा एक घंटा लगेगा। मेम साहब, ये अच्छे लोग नहीं हैं। ये सातों लड़के मेम साहब के बेटे नहीं हैं, बल्कि ये तो सब किन्नर हैं। बड़ी मेम साहब का तो सिर्फ एक ही बेटा है, आपका पति, और वो भी एक किन्नर है। बड़ी मेम साहब से किसी ने कहा था कि कुंवारी दुल्हन पर कम से कम 14 दिन तक तुम्हें एक पाठ कराना है, और उस पाठ को किन्नर लोग करेंगे तो तुम्हारा किन्नर बेटा ठीक हो जाएगा, और फिर उस पाठ के आखिरी दिन कुंवारी दुल्हन को ऐसी जगह भेज दिया जाएगा जहाँ से वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। मुकेश की बात सुनकर मैं घबरा गई। यानी कि परसों 14वां दिन था, यानी कि इस पाठ का आखिरी दिन। मैं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मुकेश से मेरी हालत देखी नहीं गई। वो मेरे पास आया, कहने लगा, मेम साहब, आप इस तरह मत रोइए। मैं तो आपकी जान बचाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। लेकिन मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। अभी बड़ी मेम साहब को आने में टाइम है, आप ऐसा करें, जल्दी से यहाँ से भाग जाएं। मुकेश की बात सुनकर मैं बोली, लेकिन मुकेश, मेरे भागने का सारा इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, और वो लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारी जान को खतरे में डालकर नहीं भाग सकती। लेकिन मुकेश ने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ज़बरदस्ती हाथ से पकड़कर घर से बाहर कर दिया। मैं वहाँ से भागती हुई सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुँची थी। मैंने पुलिस स्टेशन में पहुँचकर उन लोगों को बताया कि इस वक्त मेरी जान खतरे में है, और मेरे अलावा एक लड़के की जान और ख़तरे में है। प्लीज़ आप जल्दी से चलें, नहीं तो वो लोग उस लड़के के साथ न जाने क्या करेंगे। पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया और मेरे साथ मेरी ससुराल पहुंच गई। जब मैं पुलिस के साथ अंदर घर में दाखिल हुई तो मेरी सास और वो सातों लड़के मुकेश पर जुल्म कर रहे थे। मुकेश बेतहाशा चीख रहा था, लेकिन उन लोगों को मुकेश पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। जब उन लोगों की असली खातिरदारी की गई तो उन लोगों ने सारा सच उगल दिया। मेरी सास ने बताया कि मेरा बेटा नामर्द था, मुझे अपने ख़ानदान के लिए वारिस चाहिए था, इसलिए मैंने अपने बेटे को ठीक करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। जब मुझे किसी ने बताया कि मेरा बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए 14 दिन की कुंवारी दुल्हन चाहिए, तो मैंने उसकी झूठ मूठ की शादी करा दी। प्राची के साथ सुमित की असली शादी नहीं हुई थी, पंडित जी मेरा ही खरीदा हुआ था। उसने सारे मंत्रों को गलत पढ़ा था। हमारा टोटका पूरा ही होने वाला था कि प्राची को सब कुछ पता चल गया और उसने सब किए किराए पर पानी फेर दिया। लेकिन फिर भी मेरे गुरुजी ने मुझे एक मौका और दिया और प्राची को 3 दिन बाद बुलाया था। हम उसे लेकर जाने वाले थे और उस दिन मेरा बेटा ठीक हो जाता, लेकिन इससे पहले ही मुकेश ने प्राची को भगा दिया। पुलिस ने मेरी सास और उन सातों लड़कों को जेल में डाल दिया था। मैं अपने घर आ गई थी, अपनी माँ के गले लगकर खूब रोई थी और उन्हें सारी कहानी बताई थी। मेरी माँ भी मेरी किस्मत पर रो रही थीं, लेकिन वो शुक्र भी मना रही थीं कि मैं सही सलामत उनके पास लौट आई। ज़िंदगी फिर से अपने पुराने रूटीन पर चलने लगी थी, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में खालीपन था। बस हमेशा चुपचाप बैठी रहती, ना काम करने का मन होता, ना हंसने बोलने का। एक दिन मेरी माँ ने बताया, प्राची, तेरे लिए एक रिश्ता आया है, लेकिन इस बार रिश्ता किसी अमीर ख़ानदान से नहीं बल्कि एक गरीब घर से आया है, और इस बार मैं लालच में पड़कर किसी अमीर ख़ानदान में तेरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग जैसे हैं वैसे ही लोगों में हमें शादी करनी चाहिए, नहीं तो बेजोड़ की शादी अजाब बन जाती है। लेकिन मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगीं, प्राची, पता नहीं मैं आज हूँ और कल ना हूँ, मेरे बाद तू अकेली क्या करेगी। इस समाज में भेड़िए बसते हैं जो अकेली लड़की को जीने नहीं देते। तू मेरी बात मान जा, शादी कर ले, बहुत ही अच्छा लड़का है, तेरा बहुत ख्याल रखेगा। अपनी माँ की खातिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया। माँ ने बताया कि कल ही लड़का अपनी माँ के साथ और एक पंडित को लेकर हमारे घर पहुँच जाएगा। बहुत ही सादगी से तुम दोनों की शादी हो जाएगी। मैं बस खामोश रही। अगले ही दिन वो लोग आ चुके थे, लेकिन जैसे ही लड़के पर मेरी निगाह पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मुकेश था। मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मुकेश मेरे पास उठकर आया, कहने लगा, प्राची, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी के लिए राजी हो। मैं जानता हूँ शादी के नाम पर मिले इस धोखे ने तुम्हारे दिल में नफरत और गुस्सा भर दिया है, लेकिन प्राची, यकीन करो, मैं तुम्हारे दिल में मोहब्बत भर दूंगा।
तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। प्राची, मैं तो तुमसे उसी दिन से मोहब्बत करने लगा था जब तुम दुल्हन बनकर उस घर में आई थी। मैं पहले से ही जानता था कि ये शादी झूठी है, और आज भगवान की कृपा से तुम उन लोगों से सही सलामत बच गई हो। और मुझे भी भगवान ने मौका दिया है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। बताओ प्राची, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुकेश खुशी से पागल हो गया। उसने जल्दी से अपनी जेब से एक केस निकाला, उसमें से एक सोने की अंगूठी निकालकर मेरी उंगली में पहना दी। आज मैं बहुत खुश थी। भले ही मुकेश गरीब था, लेकिन उसका दिल सच्चा था, उसका प्यार सच्चा था। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।